बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बात जो इन्फॉर्मेशन लेके आया वो है पुर्तगाल की टीआरसी के बारे में। ठीक है, कि आप पुर्तगाल में अपनी टीआरसी जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज पुर्तगाल एक वाहिद कंट्री है जो कि इस वक्त पेपर जो है वो बहुत आसानी से दे रहा है। हालांकि वहाँ पे आजकल काफ़ी रश हो गया, काफ़ी पाकिस्तानी लोग वहाँ पे चले गए हैं और जिन्होंने अपनी लीगल टीआरसी जो वो फाइल की हुई है। कुछ लोगों की हो भी गई है, कुछ लोगों की अंडर प्रोसेसिंग में है। तो ये आपके पास अच्छा मौका है, आप वहाँ पे जाके अपनी टीआरसी फाइल कर सकते हैं और आप वहाँ पे अपना फ्यूचर जो है आप सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप जब टीआरसी जो आपने अप्लाई करनी, पहले ये है कि आप यहाँ से वीज़ा लेके जाएंगे। इसका वीज़ा आप टूरिस्ट वीज़ा भी ले सकते हैं, आप बिज़नेस वीज़ा भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी ये है कि पुर्तगाल के जो टूरिस्ट वीज़ा है वो फ़िलहाल बंद है, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से जो मैंने उनको मेल भेजी थी, उनकी मेल का जवाब आया था कि कहा था कि अभी वीज़ा जो है सब बंद है, अभी कोई अश्योरिटी नहीं कि वीज़े कब खुलें। तो अभी फ़िलहाल वीज़े बंद हैं। ठीक है, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप स्पेन का वीज़ा लगवा लें। आप किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा आसानी वीज़ा लगवा के आप जो है वो पुर्तगाल आप एंटर हो सकते हैं। अच्छा, जब आप पुर्तगाल एंटर हो जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ है आपने अपनी करानी है लीगल एंट्री। ठीक है, लीगल एंट्री आपने पुर्तगाल में एंटर होते हुए विदिन 72 आवर्स के अंदर आपने करवानी है। जैसे आप पुर्तगाल एंटर हो तो आप जिस होटल में आप स्टे करेंगे, आपने उनको कहना है कि मेरी लीगल एंट्री करवा दें। ठीक है, वही होटल आपकी लीगल एंट्री करवा के देगा। ठीक है, हो सकता है आपसे कोई 50, 60, 100 यूरो जो है वो चार्ज करें। ठीक है, वो अपनी फ़ीस लेंगे, वो आपको लीगल एंट्री करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये है कि आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट उनको देना है और जो बोर्डिंग कार्ड है जो आपका, अगर आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने बोर्डिंग कार्ड संभाल के रखना है। अगर आप बाय ट्रेन से तो ट्रेन का टिकट संभाल के रखना है। अगर आप बस के थ्रू जाए तो बस का टिकट आपने संभाल के रखना है। ठीक है, ताकि आपकी लीगल एंट्री में कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। तो पहले जब आपकी लीगल एंट्री हो जाती है, 1 दिन लगता है, आपकी लीगल एंट्री होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स होटल वापस कर देंगे। उसके बाद फिर आपने जो अगली चीज़ करनी वो आपने अपना निफ नंबर लेना है, जिसको सिंपल ज़ुबान में टैक्स नंबर भी कहा जाता है। आपने अपना जो है वो फाइनेंस नंबर लेना है, निफ नंबर। उसके बाद ये नंबर आप हासिल कर लेते हैं, वो आप जाके उसके बाद आप अपने चाहिए प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसको कहा जाता है अतस्ता तो रेजिडेंसिया पुर्तगीज लैंग्वेज में। ठीक है, अतस्ता तो रेजिडेंसिया, और जिसको साथ लोग आम जुबान में जुनता भी बोलते हैं। ठीक है, जुनता रेजिडेंसिया। तो वो आपने अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस जो आपने रजिस्टर करवाना है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद फिर आपने अपना जो है सोशल सिक्योरिटी में आपने अपना रजिस्टर कराना है। ठीक है, पहले ये होता था कि सोशल सिक्योरिटी में आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, अब आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। आप वॉक इन जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएँ, आपका सोशल सिक्योरिटी आपको सेम डे ही मिल जाता है। ठीक है, अभी पुर्तगाल ने ये एक आसानी आपके लिए कर दी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने अपनी कंपनी जो है आपने रजिस्टर करानी है। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टीआरसी है, ये बेस्ड ऑन लॉ 89। ठीक है, लॉ 89 जो है वो क्या होता है कि आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी आपका अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है। तो आप अपने कारोबार जो है वो के बेस पर आप जो है अपनी टीआरसी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, जबकि आर्टिकल 88 में ये होता है कि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कहीं अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर फिर आपकी टीआरसी फाइल की। ठीक है, लेकिन सबसे जो अच्छा, आसान, जो सेफेस्ट है वो आप आर्टिकल 89 के थ्रू करें। उससे ये होगा कि आपका सबसे सेफेस्ट है, आप खुद ही ओनर हैं, आपने खुद टैक्स पे करना है। वरना आर्टिकल 88 में होता है कभी कभार एम्प्लॉयर आपका टैक्स नहीं पे करेगा, जिसका नुकसान एंड में आपको होता है। ठीक है, वो मैं आपको चल के बाद में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपकी ये कंपनी इस्टेब्लिश हो गई, तो उसके बाद फिर आपने उनका एक पोर्टल होता है, सापा पोर्टल में जाके आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करने हैं। ठीक है, अपलोड करके आपने सबमिट करने हैं। फिर आपने फिर एक फॉर्म फिल करना है, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, सैप की वेबसाइट पे, सैप की, वहाँ पे जाके आपने फॉर्म फिलअप कर देना है। उसके बाद जाके आपने डॉक्यूमेंट फिजिकली जमा कराना है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है और आप अपना बिजनेस करें, आप अपना टैक्स पे करें। ठीक है, अब इसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने 6 टैक्स पे करने हैं। 6 टैक्स आपने पे कर दिए, उसके बाद फिर आपको हो सकता है ईमेल आ जाए। ठीक है, टाइम भी लग सकता है, क्योंकि आजकल तकरीबन 2 साल लग रहे हैं टीआरसी मिलने में। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि तो रश भी बहुत है, और दूसरा ये कि हमारे कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि फेक डॉक्यूमेंट साथ लगा रहे हैं। ठीक है, ये तो जो कि हमारे लिए बहुत शर्मनाक की बात है कि हम लोग जो है ये
ये इस तरह का काम कर रहे हैं, इमिग्रेशन सिस्टम को अब्यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर एंड में नुकसान भी हमें होता है। जब वो फिर अगर ये टीआरसी बंद कर देंगे, तो फिर जो लोग गए उनको तो फ़ायदा हो गया, जो लोग ने अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको फिर दूसरे लोगों की वजह से नुकसान हो गया। तो आजकल जो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अगर आप लीगल वे से सही सही तरीके से चलेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी टीआरसी जो है वो बहुत जल्द जल्द हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 88 89 में ये फ़र्क है कि आप उसमें दोनों में टाइम एक जैसा ही है। बस ये है कि 89 में हो सकता है 2-3 माह ऊपर लग जाएँ, और 88 में है कि 3-4 माह पहले हो जाए, ठीक है। ये इतना फ़र्क, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये दोनों का टाइम फ्रेम दोनों का एक ही है, ठीक है। अब आर्टिकल 88 में नुकसान ये होता है कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, ठीक है। लेट्स से कोई एम्प्लॉयर आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, ठीक है, कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको पता नहीं फेक है ऑथेंटिक है, तो जब आप आपको सर से ईमेल आती है, जब आप फिंगरप्रिंट्स कराने जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको पता चलता है, आपको एहसास होता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, ठीक है, मुझे नुकसान हो गया। और वही नुकसान होता है कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट फेक है, वो फिर कहते हैं भाई कि ये कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी का ओनर को लेके आए, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो कंपनी जो जो किस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो कंपनी डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करती है, जबकि फिजिकल उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। तो उसका नुकसान फिर एंड में आप ही को होता है, ठीक है। जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया वो तो ना वो आपको मिलेगा, ना कंपनी का ओनर आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप चाहे तो इसलिए आप बेहतर ये है कि आप 89 लॉ 89 के तहत आप उसको करें, ठीक है। वो आपका सबसे अच्छा और सेफ तरीका भी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना 6 टैक्स पे करने के बाद आप जब बाकी जब आप फिर आपको ईमेल आएगी सेफ से, आपने सेफ अपनी अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है। आपने अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करने के बाद फिर अपने शेड्यूल अपॉइंटमेंट में आपने सेफ जाना है। वहाँ जाके फिर आपने जाके अपनी बायोमेट्रिक करानी। बायोमेट्रिक कराने के बाद एटलीस्ट 6 माह लगते हैं आपके कार्ड आने में, ठीक है। 6 माह के बाद आपको कार्ड जो है वो आपको डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कि आप जिस 26 शेंजन कंट्रीज़ में आप उस कार्ड के बेस पे आप ट्रैवल करते हैं। विद इन पुर्तगाल आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। वो जब आपका निफ्ट नंबर आता है, जिसको आप सिटीजन कार्ड भी बोलते हैं, वो आपको जब मिल जाता है, तो आप जब उसके कार्ड के बेस पे भी आप पुर्तगाल के अंदर ट्रैवल करते हैं। हाँ, पुर्तगाल के बाद ही जा सकते जब तक आपके पास कार्ड नहीं आ जाता। कार्ड का आपने वेट करना है, उसके बाद फिर आप फ्रीली 26 शेंजन कंट्रीज़ में आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए, ठीक है। 90 डेज़ से ज़्यादा स्टे नहीं करते। और उसके बाद फिर आप शुरू में आपका कार्ड आपको मिलेगा 2 साल का। उसके बाद फिर आपका ये कार्ड दोबारा रिन्यू हो जाएगा 3 साल के लिए। और उसके बाद फिर आप 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पुर्तगीज़ पासपोर्ट का। उसके लिए आपको लेवल A1 या A2 लेवल का आपको एग्ज़ाम देना होता है, वो आप पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आप पुर्तगाल की सिटीज़नशिप जो है वो आप अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसीजर है, ठीक है। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आएगा। अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह गाइड करूँगा जहाँ तक हो सके। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।